नमस्कार, बहुत स्वागत आपका सुप्रभात राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सरकार गठन से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है। एनडीए की संसदीय बोर्ड की आज बैठक होनी है। सुबह 11 बजे एनडीए संसदीय दल की यह बैठक होगी। बताते चले कि एनडीए की उस बैठक में जहां विपक्षों ने सब मिलकर जहां पर नेता चुना नरेंद्र मोदी को, और अब आज संसदीय दल की बैठक होनी है जिसमें संसदीय दल के नेता के रूप में आज स्वीकारा जाएगा नरेंद्र मोदी को। उसके बाद वो सरकार बनाने की कवायद को आगे पेश करेंगे और उसके बाद 8 या 9 तारीख को नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे। आज संसदीय दल का नेता चुना जाएगा पीएम मोदी। तो आपको बता दें कि सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं मोदी, और रविवार को ये कहा जा रहा है कि शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहा है। बैठक में सरकार बनाने को लेकर के चर्चा विमर्श किया जाएगा। तो सुबह 11 बजे का समय बताया जा रहा है जब एनडीए संसदीय दल की ये बैठक होगी। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहा है। सरकार गठन से जुड़ी हुई ये बड़ी अपडेट निकल करके सामने आ रही है। एनडीए की संसदीय बोर्ड की आज ये बैठक काफी महत्वपूर्ण होने जा रही है, क्योंकि इस बैठक में सरकार बनाने को लेकर के चर्चा होगी। आपको बता दें कि पीएम मोदी को जो है संसदीय दल का नेता चुना गया और सरकार बनाने का आज मोदी जो है दावा पेश कर सकते हैं। ये भी अपडेट है। रविवार को शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। बताते चले कि इस बार एनडीए ने गठबंधन की सरकार चलाने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी, जहां पर एनडीए के जो विपक्षी दल है उनको सर्वदलीय नेता के रूप में चुना गया और उसके बाद संसदीय दल के नेता के रूप में भी सभी गठबंधन साथियों ने, सहयोगियों ने इनको नेता चुना। आज सरकार बनने की जो कवायद है वो पेश की जाएगी और उसके बाद रविवार वो समय निर्धारित किया गया है, वो दिनांक निर्धारित किया गया है जिस समय तीसरी बार सरकार बनाते हुए प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी। और अब एक बड़ी खबर जयपुर से आ रही है, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज दिल्ली का दौरा बताया जा रहा है, जिसमें बीजेपी शासित मुख्यमंत्रियों की बैठक में आज शामिल होंगे भजनलाल शर्मा। तो बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से जो है सीएम भजनलाल मिलेंगे। सीपी जोशी, ओम बिरला और शेखावत भी दिल्ली में मौजूद है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहा है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का दिल्ली दौरा और बीजेपी शासित मुख्यमंत्रियों की बैठक में भी शामिल होंगे, जहां पर चर्चा विमर्श किया जाएगा। ये कहा जा रहा है कि बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से जो है सीएम भजनलाल मुलाकात करेंगे, जिसमें सीपी जोशी, ओम बिरला और शेखावत भी मौजूद रहेंगे, जो कि दिल्ली में ही है। तो काफी महत्वपूर्ण ये बैठक होने जा रही है। जयपुर से ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का दिल्ली दौरा है और ये कहा जा रहा है कि बीजेपी शासित मुख्यमंत्रियों की बैठक में जो है सीएम भजनलाल आज शामिल होंगे। चर्चा विमर्श किया जाएगा। बताते चले कि कल ये जितने भी सांसद जीत कर आए हैं, जैसे कि सीपी जोशी हो गए या कोटा से ओम बिरला हो गए, या फिर हम जोधपुर की बात करें गजेंद्र सिंह शेखावत, इन सभी सांसदों को दिल्ली में बुलाया गया है। पहले से ये सभी सांसद राजस्थान में मौजूद हैं और बीजेपी शासित मुख्यमंत्रियों को भी बुलाया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज दिल्ली का दौरा करेंगे। कल ही अधिकारियों के साथ बैठक की थी, जिस पर चर्चा भी की गई थी कि बीजेपी की इतनी सीटें कैसे कम हो गई इस बार। और आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का दिल्ली दौरा। तो नेता बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से भी मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। पहले से ही सांसद वहां पर मौजूद हैं। बताया ये जा रहा है कि आज जो बीजेपी शासित राज्य है उनके मुख्यमंत्रियों से भी मुलाकात होगी और जहां पर सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा वहां पर मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे, उनसे भी विचार विमर्श किया जाएगा। और इसी क्रम में ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज दिल्ली में जाने वाले हैं। कल ही बता दें कि अधिकारियों से और साथ ही विधायकों से मुलाकात की गई थी, बैठक की गई थी, जिसमें चर्चा हुई थी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। और पहले से यह कार्यक्रम प्रस्तावित था कि शुक्रवार को दिल्ली जाने का है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का कार्यक्रम, और आज इसीलिए दिल्ली की तरफ रुख, जहां से पहले से ही राजस्थान के जो जीते हुए सांसद हैं वो मौजूद हैं। और जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। नीट परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर के हल्ला बोला। आपको बता दें कि एनएसयूआई आज राजधानी जयपुर में प्रदर्शन करेगी। कल ही आपको बता दें कि एनएसयूआई के तमाम कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया था और आज फिर से जोरदार प्रदर्शन किया जाएगा जयपुर में, जहां पर नीट के पेपर लीक के खिलाफ ये जोरदार प्रदर्शन होगा। नीट परीक्षा में धांधली की जांच करवाने की मांग की जाएगी। तो बताते चले कि जहां पर 25 सीटों में से 11 सीटों पर दर्ज की है जीत इस बार कांग्रेस, उसके बाद से कांग्रेस ज्यादा एक्टिव मोड पर नजर आ रही है। वैसे भी चाहे पानी किल्लत की समस्या को लेकर हो या फिर नीट परीक्षाओं में धांधली की बात हो, एनएसयूआई के कार्यकर्ता आज नीट परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर हल्ला बोलेंगे। जयपुर से ये बड़ी खबर है।
तो आपको बता दें कि नीट के पेपर लीक के खिलाफ ये जोरदार प्रदर्शन किया जाएगा। इससे पहले भी तस्वीरें देखने को मिली थी जब जो है प्रदर्शन किया गया था, लेकिन आपको बता दें कि नीट परीक्षा में जिस हिसाब से गड़बड़ी उसको लेकर के आज एनएसयूआई जो है जयपुर में प्रदर्शन करेगी। ये बड़ी अपडेट आपको दे रहा है। नीट के पेपर लीक के खिलाफ जो है आज ये जोरदार प्रदर्शन देखने को मिलेगा। नीट परीक्षा में धांधली और उसी की जांच करवाने की मांग जो है वो आज की जाएगी। एनएसयूआई आज जयपुर में ही प्रदर्शन करेगी। तो ये बड़ी अपडेट आपको दे रहा है। आपको बता दें कि नीट के पेपर लीक के खिलाफ ये जोरदार प्रदर्शन जो है आज होने वाला है और नीट परीक्षा में जो गड़बड़ी हुई उसी को लेकर के आज हल्ला बोल। बता दें कि नीट मेडिकल का एग्जाम होता है जिसमें धांधली की बात सामने आई थी और उसी को लेकर एनएसयूआई के कार्यकर्ता ज्यादा एक्टिव मूड में नजर आ रहे हैं। और इस बीच दौसा से ये बड़ी खबर आ रही है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 पर बस पलट गई है। एक भीषण सड़क हादसा हुआ है जिसमें भरतपुर से ये जयपुर की तरफ ये बस जा रही थी। आपको बता दें कि ब्रह्मबाद मोज के पास ये बस पलट गई और बस पलटने से 17 यात्री घायल बताया जा रहा है। पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया है। चारधाम की यात्रा करके भीलवाड़ा लौट रहे थे तभी ये हादसा हुआ है। दौसा से ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं जहां पर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बस पलटने की घटना सामने आई है और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जो लोग घायल हुए उनको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। भरतपुर से जयपुर की तरफ बताया जा रहा है कि ये बस जा रही थी तभी ब्रह्मबाद मोड़ के पास जो ये बस है अचानक से पलट गई और बस पलटने से 17 यात्री घायल बताए जा रहे हैं। चारधाम की यात्रा करके ये लोग भीलवाड़ा लौट रहे थे तभी ये हादसा हो गया। तस्वीरें देखिए, इसमें जितने भी लोग सवार थे उसमें काफी लोग घायल बताए जा रहे हैं जिनकी स्थिति जो आप देख पा रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से कि कैसे अस्पताल में इनको भर्ती कराया गया है और इनका उपचार चल रहा है। तो भरतपुर से जयपुर की तरफ ये बस जा रही थी तभी अचानक से ये पलट गई। उसमें सवार यात्री वो सभी घायल बताए जा रहे हैं। ब्रह्मबाद मोड़ के पास ये बस पलटती है। अब ये बस क्या तेज रफ्तार का कहर थी या फिर ओवरटेक का कहर थी, फिलहाल ये सब कार्रवाई का विषय है। लेकिन ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं यात्री घायल है जिनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया और प्राथमिक उपचार भी दिया गया। चार धाम की यात्रा कर ये सभी भीलवाड़ा जा रहे थे, लौट रहे थे तभी दौसा से ये बड़ी खबर है कि तभी अचानक जो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या है 21 पर जहां पर बस पलट गई और उसमें सवार यात्री जख्मी हुए। देखिए, आपको दो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर देखिए जिसमें आप देख पा रहे हैं कि ये बस जो है वो पलटी हुई है। दूसरी तस्वीर देखिए जिसमें जो है अस्पताल में भर्ती कराया गया है घायलों को और वहां पर कुछ लोग भी मौजूद नजर आ रहे हैं जो कि चीख पुकार करते हुए नजर आ रहे हैं। पहली तस्वीर आप देख पा रहे हैं कि बस जो है कैसे पलटी हुई है। दूसरी तस्वीर आपको जिसमें दिखा रहे हैं उसमें आपको कुछ महिलाएं नजर आ रही हैं, कुछ बुजुर्ग नजर आ रहे हैं जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। उनको भर्ती किया गया है और जो है उपचार भी शुरू कर दिया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 पर ये बस पलटी है और इस वक्त देश में सबसे बड़ा मुद्दा है नई सरकार। नरेंद्र मोदी के नए कैबिनेट में क्या होने जा रहा है, एनडीए में किस पार्टी को कौन सा मंत्रालय मिल सकता है, कौन से विभाग बीजेपी अपने पास रख सकती है, इस रिपोर्ट को देखेंगे तो पता चलेगा कि चुनाव नतीजों के बाद सरकार के गठन पर क्या नया हुआ है और क्या होना बाकी है और सस्पेंस किस मुद्दे पर बना हुआ है। समझिए इस रिपोर्ट में। तीसरी बार बन रही मोदी सरकार को लेकर इस वक्त सबसे बड़े सवाल, किससे कितने मंत्रालय मिलेंगे, किससे कौन सा मंत्रालय मिलेगा, मनचाहे मंत्रालयों को लेकर सहयोगियों के दबाव का क्या रास्ता निकालेगी बीजेपी और ये रास्ता कैसे निकलेगा। तीसरी बार बनने जा रही मोदी सरकार में बीजेपी के अलावा जो बड़े दल हैं उनमें खास हैं टीडीपी, जेडीयू, शिवसेना, शिंदे गुट और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। एलजेपी रामविलास के 5 सांसद। अब तक एनडीए की सरकारों में मंत्रालय बांटने के लिए 4 सांसदों पर 1 मंत्रालय देने का फॉर्मूला रहा है।
सवाल स्पीकर के पद को लेकर भी है। ये बात बार बार उठ रही है कि टीडीपी स्पीकर पद भी चाहती है और इसके लिए बीजेपी तैयार नहीं है। हाँ, ये बात अलग है कि ज्यादा जोर देने पर डिप्टी स्पीकर का पद उसे मिल सकता है, यानी मंत्रालय और मंत्रियों की तादाद के साथ स्पीकर का भी पद है, जिस पर एनडीए में बात चल रही है। इसमें कोई शक नहीं कि किसी भी गठबंधन के घटक दल बड़े से बड़ा मंत्रालय चाहते हैं। ऐसे में ख्वाहिश टीडीपी और जेडीयू की भी है। वहीं कई और छोटे दल और निर्दलीय सांसद भी हैं, जो इस सरकार में बहुमत जुटाने के लिए अहम भूमिका में हैं। हालांकि वाजपेयी सरकार के दौरान उद्योग, पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक कानून मंत्रालय, स्वास्थ्य, सड़क परिवहन, रेलवे, वाणिज्य और यहां तक कि रक्षा मंत्रालय भी सहयोगी दलों के पास रहा है। वहीं रेलवे जिस किसी भी सरकार में सहयोगियों के पास रहा, तब लोक लुभावन नीतियों के चलते उसका बंटाधार हुआ। बड़ी मुश्किल से उसे पटरी पर लाया जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर, गरीब कल्याण, युवा से जुड़े और कृषि मंत्रालय भी बीजेपी अपने पास ही रखना चाहेगी। ये पीएम मोदी की बताई गई 4 जातियों, गरीब, महिला, युवा और किसान के लिए योजनाओं को लागू करने के लिए अहम कड़ी बताई जा रही है। टीडीपी आंध्र प्रदेश में भी सरकार बना रही है और ऐसे में अब अमरावती में नई राजधानी बसाने के लिए विशेष पैकेज की मांग अहम हो सकती है। वैसे विशेष पैकेज का मुद्दा ऐसा है जो बिहार की डिमांड लिस्ट में भी हमेशा ऊपर रहा है। प्रधानमंत्री के तौर पर अभी तक नरेंद्र मोदी के दोनों कार्यकाल में सहयोगी दलों को सांकेतिक प्रतिनिधित्व मिलता रहा है। पहले और दूसरे कार्यकाल को देखें तो सहयोगी दलों को सांकेतिक प्रतिनिधित्व में नागरिक उड्डयन, भारी उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण, स्टील और खाद्य, जन वितरण और उपभोक्ता मामले जैसे मंत्रालय दिए गए। खाद्य, जन वितरण और उपभोक्ता मामले का मंत्रालय 2014 में रामविलास पासवान के पास था। नागरिक उड्डयन टीडीपी के पास रहा। भारी उद्योग एवं पब्लिक एंटरप्राइज शिवसेना के पास रहा। इस बार टीडीपी और जेडीयू दोनों अच्छे नंबर लाए हैं। आंध्र प्रदेश में 16 सीट जीतने वाली टीडीपी के अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू और उनकी बाईं तरफ बैठे जेडीयू के अध्यक्ष और बिहार के सीएम नीतीश कुमार मजबूत स्थिति में है। जेडीयू ने इस बार बिहार में 12 सीटें जीती हैं। लेकिन जब हम एनडीए का हिस्सा हैं तो कुछ मंत्री पद हमारे हिस्से में आएंगे। ये प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार जी के बीच में है। ना कोई बार्गेनिंग है, ना कोई डिमांड है, ना कोई नाराजगी है। हाँ, विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिले, ये हमारी इच्छा है। जेडीयू ने 2019 में संख्या के हिसाब से मंत्रिमंडल में जगह की मांग की थी और ऐसा ना होने पर सरकार में शामिल नहीं हुई थी और अब बदली परिस्थितियों में बीजेपी को संख्या के हिसाब से ही मंत्री बनाने होंगे या फिर बिहार राज्य में उसकी डिमांड अहम हो जाएगी। जाहिर है कि गठबंधन के खेल में अब बीजेपी को सहयोगियों की कुछ मांगे माननी पड़ेंगी और बात जब राज्य को विशेष दर्जे की होगी तो मोदी सरकार को इस बारे में कोई भी फैसला बिहार और आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों के लिए बराबरी के पैमाने पर लिया जाएगा। किसकी क्या डिमांड है, किसकी क्या ख्वाहिश है, एनडीए में हर बात पर अंदरूनी तौर पर मुहर 7 जून को ही लगेगी, जब एनडीए के सांसदों की बैठक होगी और फिर राष्ट्रपति को सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। और इधर कंगना को थप्पड़ मारने वाली महिला सुरक्षा कर्मी पर एक्शन हुआ है। आरोपी महिला सुरक्षा कर्मी को सस्पेंड कर दिया गया है और उसके खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है। पूछताछ में महिला ने क्या कुछ बताया है, देखिए इस रिपोर्ट में। जो महिला थी, जो सुरक्षा कर्मचारी थी सीआईएसएफ की साइड से आकर जो है मुझे मेरे फेस पे हिट किया। तस्वीरें चंडीगढ़ एयरपोर्ट की है। हंगामा बरपा है। बीच बचाव में सीआईएसएफ के सुरक्षा कर्मी लगे हैं, लेकिन हंगामा थमने के बजाय बढ़ता ही गया। इतना कि चीख रही सीआईएसएफ की महिला जवान ने नई नवेली सांसद चुनी गई फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत पर जोरदार थप्पड़ चला दिया। थप्पड़ के साथ ही गालियों की बौछार भी जारी रही। दिन दहाड़े भीड़ के बीच कंगना पर थप्पड़ चला तो बखेड़ा बन गया। कंगना से उलझने वाली आरोपी महिला जवान किस कदर क्रोध में थी, उसकी चीख से समझा जा सकता है। सिक्योरिटी चेक पर चल रहे इस हाई वोल्टेज ड्रामे से पूरे एयरपोर्ट में हड़कंप मच गया। हंगामा थमा तो वजह और आरोपी महिला की डिटेल भी पता चली। कंगना पर थप्पड़ मारने के आरोपी महिला का नाम कुलविंदर कौर है। कुलविंदर कौर कंगना के किसान आंदोलन पर दिए बयान से खफा है। कंगना को एयरपोर्ट पर जैसे ही कुलविंदर ने देखा, उसका पारा हाई हो गया और वो उनसे उलझ पड़ी।
कंगना से बहस के दौरान कुलविंदर कौर पर हाथापाई के आरोप लगे हैं। कंगना रनौत ने खुद सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर पूरे बखेड़े को विस्तार से बताया। आज चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे जो हादसा हुआ वो सिक्योरिटी चेक के साथ में हुआ। वहां पे मैं सिक्योरिटी चेक करके जैसे ही निकली तो दूसरे कैबिन में जो महिला थी, जो सुरक्षा कर्मचारी थी CISF की, उन्होंने उनके पास या उनको क्रॉस करने का इंतजार किया और साइड से आकर जो मुझे मेरे फेस पे हिट किया और गालियां देने लगी। और जब मैंने उनको पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया तो उन्होंने कहा कि वो फार्मर्स प्रोटेस्ट को जो है वो सपोर्ट करती हैं और आई एम सेफ, बट माई कंसर्न इज कि जो आतंकवाद और उग्रवाद पंजाब में बढ़ रहा है, हाउ डू वी हैंडल दैट। कंगना से मारपीट और गाली गलौज के बाद CISF फौरन एक्शन में आ गई। आरोपी महिला को सस्पेंड करने के साथ ही काफी देर तक सिक्योरिटी फोर्स ने मीटिंग की। फिर कुलविंदर के खिलाफ FIR भी दर्ज हुई। हालांकि अपनी सफाई में कुलविंदर कौर ने जो बात कही वो चौंकाने वाली है। बयान दिया था ना कि 100 रुपए के लिए बैठी है तो ये बैठे नहीं वहाँ पे, मेरी माँ बैठी थी उस टाइम जब इसने बयान दिया था। पर आप कुलविंदर कौर अपनी मां पर दिए कंगना के बयान से कुपित हैं। इत्तेफाक देखिए कि कंगना रनौत भी आज अपनी मां से गले मिलकर और आशीर्वाद लेकर घर से निकली। चंडीगढ़ से वो फ्लाइट नंबर UK 707 से दिल्ली के लिए निकल रही थीं, तभी सिक्योरिटी चेक पर बवाल हो गया। कुलविंदर कौर को किसान आंदोलन पर दिए कंगना के बयान नापसंद हैं। कंगना ने किसान आंदोलन का खुलकर विरोध किया था। उनके कई बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे। इसका साइड इफेक्ट कंगना को सांसद चुने जाने के बाद देखना पड़ रहा है। हालांकि मामले की जांच के बाद इस थप्पड़ कांड की हकीकत से पर्दा उठेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और एनडीए की संसदीय बोर्ड की बैठक आज, आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने जेडीयू सांसदों की बैठक बुलाई है। सुबह 9:30 बजे नीतीश कुमार के आवास पर जेडीयू की बैठक होगी और उसके बाद एनडीए की संसदीय बोर्ड की भी बैठक आज होनी है। उसके पहले नीतीश कुमार ने जेडीयू सांसदों की बैठक बुलाई है, क्योंकि वही नीतीश कुमार जो इस बार सहयोगी के रूप में 12 सीटें लेकर एनडीए की सरकार गठन में सहयोगी के रूप में मदद कर रहे हैं, वही नीतीश कुमार जो किंग मेकर के रूप में इस बार भूमिका निभा रहे हैं, उसी नीतीश कुमार ने जेडीयू सांसदों की पहले बैठक बुलाई है। सुबह 9:30 बजे नीतीश कुमार के आवास पर यह बैठक होगी और आज एनडीए की संसदीय बोर्ड की भी बैठक होनी है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि एनडीए की संसदीय बोर्ड की बैठक आज और नीतीश कुमार ने जो है जेडीयू सांसदों की ये बैठक बुलाई है। काफी महत्वपूर्ण ये बैठक, उसमें देखिए चर्चा विमर्श भी किया जाएगा कि मुद्दों पर बातचीत भी होगी। सुबह 9:30 बजे का समय बताया जा रहा है जब नीतीश कुमार के आवास पर यह बैठक शुरू होगी। और NWR रेल यात्रियों का सफर आसान करने के लिए न केवल समर स्पेशल ट्रेनों का संचालन कर रहा है, बल्कि यात्रियों की सुरक्षा का पूरा ख्याल रखने का दावा भी कर रहा है। तो NWR ने 3 विशेष ऑपरेशन के आंकड़े पेश किए हैं और इन तीनों ऑपरेशन के तहत मानव तस्करी, खोया हुआ सामान और खोए हुए बच्चे की बरामदगी सामने आई है। देखिए रिपोर्ट। NWR ने यात्रियों की सहूलियत के लिए 3 ऑपरेशन लॉन्च किए हैं, जो पिछले 5 सालों से चल रहा है। इन ऑपरेशन में ऑपरेशन आहद, जिसके तहत मानव तस्करी रोकने की कोशिश की जाती है, ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते, जिसके तहत प्लेटफॉर्म, रेलवे स्टेशन परिसर या ट्रेनों में खोए हुए बच्चों को उनके माता पिता तक पहुंचाया जाता है, और ऑपरेशन अमानत, जिसके जरिए यात्रियों का खोया हुआ सामान उनको वापस सौंपा जाता है। पिछले 5 सालों में इन तीनों ऑपरेशन में NWR को जबरदस्त सफलता मिली है। नतीजे ये है कि 2024 में अब तक गांधीनगर रेलवे स्टेशन पर मानव तस्करी का सिर्फ 1 मामला सामने आया है। रेलवे में यात्रियों की सुरक्षा हमारी सर्वोपरि जिम्मेदारी है और हमारा पूरा प्रयास रहता है कि जो यात्री रेलवे के माध्यम से यात्रा कर रहे हैं उनको हम संरक्षित एवं सुरक्षित रेल सेवा प्रदान कर सके। इसके लिए हमारे रेलवे के द्वारा लगातार अभियान चलाए जाते हैं और अलग अलग ऑपरेशन हम करते रहते हैं, ताकि इन यात्रियों को हम सुरक्षित एक गंतव्य स्थान से दूसरी जगह ले जा सके। NWR के तहत पिछले 5 साल में ऑपरेशन अमानत के तहत अब तक तकरीबन 8 करोड़ का खोया हुआ लगेज यात्रियों को सौंपा जा चुका है। 2022 में मानव तस्करी के 14 मामले सामने आए थे, जिसमें 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी।
वहीं 2024 में अब तक 111 खोए हुए बच्चे बरामद करके ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के तहत उनके माता पिता को सौंपा जा चुका है। तो इस तरह के अभियानों की मदद से और अभियानों के तहत जो हम यात्रियों को सुरक्षित रेल सेवा की जिम्मेदारी लेते हैं और हमारा पूरा प्रयास है कि यात्रियों को हम सुरक्षित रेल सेवा प्रदान कर सकें। NWR इन तीनों ऑपरेशन में फिलहाल कोई बदलाव नहीं करना चाहता है। ट्रेनों में आम जनता सबसे ज्यादा सफर करती है, ऐसे में उसका सामान खोने, सामान चोरी होने और बच्चों के खोने के साथ मानव तस्करी जैसे मामलों की संख्या भी ज्यादा होती है। लेकिन NWR का कहना है कि वो यात्रियों की परेशानी को समझते हैं और यात्री सकुशल अपने घर तक पहुंचे, इसके लिए वो कटिबद्ध है और लगातार प्रयास आगे जारी रहेंगे। न्यूज़ 18 के लिए आसिफ खान की रिपोर्ट। और चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। बेंगलुरु की कोर्ट में राहुल गांधी की पेशी। मानहानि के केस में आपको बता दें कि राहुल गांधी की ये पेशी होनी है। बताते चले कि पेशी के लिए बेंगलुरु के लिए राहुल गांधी रवाना होंगे और राहुल के खिलाफ बीजेपी ने ये केस दर्ज कराया था, जिसमें आज बेंगलुरु की कोर्ट में मानहानि को लेकर राहुल गांधी आज अपनी उपस्थिति भी दर्ज करेंगे। आज रवाना होंगे राहुल गांधी। बेंगलुरु की कोर्ट में राहुल गांधी की ये पेशी होगी, जहां बीजेपी ने मानहानि के खिलाफ राहुल के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया था। बताते चले कि ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस बीच में, जहां सियासी गलियारों में जहां एक तरफ सरकार बनाने की कवायद पेश हो रही है, तो वहीं राहुल गांधी मानहानि केस में बेंगलुरु के कोर्ट में आज पेश होंगे और ये मानहानि का केस बीजेपी की तरफ से दर्ज कराया गया था, जिसके खिलाफ आज उपस्थिति दर्ज की जाएगी राहुल गांधी की बेंगलुरु कोर्ट में। ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि पेशी के लिए बेंगलुरु के लिए जो है राहुल गांधी रवाना हो चुके हैं और राहुल के खिलाफ बीजेपी ने केस दर्ज कराया था और पेशी के लिए बेंगलुरु के लिए अभी जो अपडेट है, राहुल गांधी रवाना हो चुके हैं। मानहानि के केस में राहुल गांधी की पेशी होनी है। और फिलहाल तमाम खबरों के साथ सुप्रभात राजस्थान में अभी के लिए इतना ही, और आगे देखिए 30 मिनट में सुपरफास्ट खबरें।